जो वस्तु खेत में जितनी देर में पकती है वो भोजन में भी उतनी देर में ही पकेगी। अब ध्यान दीजिएगा, दाल खेत में सबसे ज्यादा देर में पकती है। आपको मालूम है अरहर की दाल पकने में तो 6 महीना लग जाता, कोई दालें पकने में 8 महीना लग जाता है। तो खेत में जो दालें देर में पकती हैं, घरों में भी वो देर में पकेंगी। ये महर्षि भारद्वाज कह गए हजारों साल पहले। यूरोप के वैज्ञानिक अब उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, बात तो ये सही है, दाल तो देर में पके तभी पौष्टिकता दे सकती है, और पौष्टिकता के साथ साथ स्वाद भी वो तभी देती है जब धीमी धीमी आंच पर पके। हमने वो जल्दी के चक्कर में कुकर लेके 10 मिनट में दाल पक जानी चाहिए उसको खाना शुरू किया है, और ये जोड़ों का दर्द फोकट में अपने शरीर में लेना शुरू कर दिया है। लगभग हर गांव में एक गुरुकुल था। कोई गांव ऐसे हैं जहां 3 गुरुकुल थे। और गुरुकुल जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो आज की तुलना में 12वीं कक्षा तक का विद्यालय, 12वीं कक्षा तक की शिक्षा आज जिस विद्यालय में दी जाती है, जिसको हम हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, वैसे इस देश में 7,32,000 से ज्यादा गुरुकुल थे अंग्रेजों के आने के पहले। और गुरुकुल के ऊपर उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज स्तर के केंद्र थे जिनको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो ऐसे 14,000 केंद्र थे भारत में अंग्रेजों के आने के पहले तक। और जिसको आज हम साक्षरता की दर कहते हैं ना, ये साक्षरता की दर 97% थी पूरे भारत में। अद्भुत शिक्षा व्यवस्था थी। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का नाश किया। 7,32,000 गुरुकुल जो इस देश में चला करते थे, संस्कृत भाषा के आधार पर शिक्षण दिया करते थे। 97% हमारे देश में साक्षरता हुआ करती थी। उन गुरुकुलों की मदद से इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, मेडिकल पढ़ाया जाता था, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, धातु शास्त्र पढ़ाया जाता था, चिकित्सा शास्त्र होता था। ऐसे 18 उच्च शिक्षा के विषय हुआ करते थे। इन सब विषयों में पारंगत देश भारत को मैकॉले के एक कानून ने खत्म कर दिया जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून के आधार पर संस्कृत को उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और संस्कृत के आधार पर पढ़ाने वाले गुरुकुलों को प्रतिबंध लगा दिया। गुरुकुलों के आचार्यों को जिंदा जला दिया, उनके घरों में उनके घरों के साथ जला दिया। भयंकर अत्याचार करके गुरुकुल बंद किए गए। इतना हमारे भोजन में परिवर्तन आया। ताजा टमाटर चटनी की वजह टमाटो सॉस हमारे घर में आ गया। ताजा गेहूं के आटे की रोटी की जगह हमारे घर में महीनों पुरानी ब्रेड और डबल रोटी आ गई। पहले हमारे घरों में माताएं और बहनें रोज चक्की चलाती थी, रोज ताजा आटा निकलता था। सुबह का आटा शाम को इस्तेमाल नहीं होता था, शाम का अगले दिन सुबह इस्तेमाल नहीं होता था। इतना ताजा आटा खाने वाले लोग हम रहे हैं, इसलिए ये देश बीमारियों से मुक्त रहा है और दवाओं की जरूरत हमको ज्यादा नहीं पड़ी है। जब से हमने आटा सड़ा गला खाना शुरू किया है, महीनों पुराना आटे की बनाई हुई चीजें खाना शुरू की है और महीनों पुराने टमाटर का सॉस खाना शुरू किया है, हमारी बीमारियां बढ़ी हैं और चिकित्सा का खर्चा बढ़ा है। मैंने एक सिलेबस बनाया, आप हैरान हो जाएंगे। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को जितना 12 साल में हम सिखाते हैं उतना 2 साल में मैं सिखा सकता हूँ। पूरे सिलेबस को मैंने रीड्राफ्ट किया। क्या किया? फालतू चीजें निकाल दी सब, उसमें से कचरा पट्टी सब फेंक दिया निकाल के। जो काम का बचा वो 2 साल का है, तो 10 साल का समय बचा लिया मैंने बच्चों का। उसमें हम कुछ और सिखाएंगे, उनको कुछ कारीगरी सिखाएंगे, हाथ का काम सिखाएंगे, ताकि पढ़कर निकलने के बाद वो बेरोजगार दर बदर की ठोकर ना खाए, कुछ ना कुछ जिंदगी चलाने का काम कर सके। सारी दुनिया में कहा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। इससे पहले किसने बताया? मेरे जैसा कोई भी आदमी जवाब देता है, कॉपरनिकस ने बताया। अब कॉपरनिकस अभी हुआ 400 साल पहले दुनिया में। कॉपरनिकस के जन्म के ठीक 1000 साल पहले भारतीय महर्षियों ने ये पूरी बात बता दी थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है, और पृथ्वी के घूमने का जो दर्शन है पूरा, जो उसकी व्यवस्था है, इसी में दिन होता है, इसी में रात होते हैं। दिन इतने समय का होता है, रात इतने समय की होती है। फिर दिन का बंटवारा किया, फिर रात का बंटवारा किया, और वो बंटवारा करते करते समय को सूक्ष्मतम स्तर पर ले जाके नाप लिया। बोरिस बेकर नाम का एक टेनिस प्लेयर, वो बहुत सारे यूरोप के और अमेरिकन कंपनियों के विज्ञापन करता रहा हेल्थ टॉनिक के। एक बार बोरिस बेकर को पूछा गया कि आपकी जो सर्विस करते हो तो उसकी स्पीड कितनी है? तो उसने कहा 135 किलोमीटर घंटे की स्पीड है। तो पूछा गया कि ये ताकत कहाँ से आई है? तो उसने कहा केले में से आई है, मैं बचपन से केला खाता हूँ। तो फिर उसको कहा गया कि फिर वो विज्ञापन जो करते हो आप हेल्थ टॉनिक्स का, उसने कहा वो तो पैसे के लिए करता हूँ, खाने के लिए थोड़ी करता हूँ। तो आपके पास आने वाले मरीज को ये कहानियां सुनाइए।
बोरिस बेकर की कहानी सुनाइए, ये सब क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बताइए कि ये अपनी जिंदगी में साधारण चीजें खाकर असाधारण बने हैं, क्योंकि पोषकता उन्हीं चीजों में है जो सस्ती है, बहुत महंगी चीजों में पोषकता नहीं है। मैं बचपन में पढ़ता था, मुझे कनाडा की जलवायु पढ़ाई गई, पढ़ लिया कि कनाडा बहुत ठंडा देश है, तापमान -40 डिग्री है, फिर ठंडी हवाएं हैं वगैरह वगैरह। अब क्या करूं उसका, अब मेरे जैसे करोड़ों बच्चों को पढ़ा दिया कनाडा का जलवायु। अब मुझे कनाडा का जलवायु मालूम है, लेकिन भोपाल का जलवायु नहीं मालूम। मुझे मैक्सिको का जलवायु मालूम है, लेकिन शिवपुरी का नहीं मालूम। काम तो भोपाल और शिवपुरी का जलवायु आने वाला है, और हम पढ़ रहे हैं ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया। करेंगे क्या उसका? मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ, इंटरनेशनल नॉलेज किसी काम की नहीं है जब तक लोकल नॉलेज आपको नहीं है। उड़द की दाल और दही गलती से भी साथ में ना। उड़द की दाल के बारे में जितनी भी रिसर्चेस भारत में हुई हैं वो ये कहती हैं कि ये दालों की राजा है, इसलिए ये अकेला ही खाएं, इसके साथ दही नहीं खा सकते। दालों की राजा है, राजा अकेला ही रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो कहते हैं उड़द की दाल भरपूर खाएं, मना नहीं है, लेकिन अकेली खाएं। और बाकी जो दालें हैं, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, ये भी द्विदल में है, दही तो ना खाएं। लेकिन कोई मजबूरी में खाना है तो उपाय मैंने बताया था कि दही गर्म करके खाएं ताकि तासीर गर्म हो जाए उसकी, या मट्ठा गर्म करके खाएं तासीर उसकी गर्म हो जाए। लेकिन मेरी आपको विनम्र विनती है, उड़द की दाल के साथ तो बिल्कुल ना दही खाएं, ना मट्ठा खाएं, बघारा हुआ भी नहीं खाएं। ये 4 नियम हैं आयुर्वेद के। पहला नियम, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। दूसरा नियम, पानी को हमेशा घूट घूट भर के पीना। तीसरा नियम, कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना। और चौथा और आखिरी नियम, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना। 4 नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रख सकता है, और जिसका वात पित्त कफ संतुलित है उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है, और जो बीमार नहीं पड़ते हैं वो स्वस्थ और तंदुरुस्त और सुखी रहते हैं। उनकी जिंदगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है। भारत का 3/4 क्षेत्रफल तो गर्मी वाला है, और गर्मी वाला नहीं, भयंकर गर्मी वाला है। हिमालय क्षेत्र को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और थोड़ा बहुत हिमालय की तलहटी में भारत का जो इलाका पड़ता है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जो मुश्किल से 1/4 इलाका है, बाकी तो सारा इलाका गर्मी वाला है। हमारे यहाँ भयंकर गर्मी होती है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ऊपर निकल जाता है, और साधारण गर्मी भी होती है तो भी तापमान 25, 26, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। 27 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में कभी भी पसीना आपको आ सकता है। तो माने शरीर में पसीना आ जाए, इतनी गर्मी आपके सामान्य वातावरण में हो, उसमें सूट पहन के, कोट पहन के, टाई लगा के दूल्हे राजा शादी कराने के लिए जाते हैं, वकील कोर्ट में जाते हैं बहस करने के लिए। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था 150 साल पहले तक ऐसी थी कि 18 किस्म के कारीगर सभी गांवों में होते थे। लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने चांदी का काम करने वाले सोनार, कपड़े को बुनने वाले बुनकर, रुई आदि कपास को सूत बनाने वाले धुनकर, तेल निकालने वाले तेली, ऐसे बांस का और लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, ऐसे 18 किस्म के कारीगर सब गाँव में होते थे। तो ऐसे कारीगरों पर आधारित, किसानों पर आधारित बहुत खूबसूरत गाँव की व्यवस्था इस देश में चला करती थी। जितने महान वैज्ञानिक इस देश में हुए, सबने मातृभाषा में पढ़ाई की, इसलिए वैज्ञानिक। ताजा उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सबसे उच्च कोटि के वैज्ञानिक, उनकी 12वीं तक की पढ़ाई तमिल भाषा में हुई है। और जब उनको कहा गया कि आप इतने ऊंचे वैज्ञानिक कैसे बने, तो उन्होंने कहा 12वीं तक तमिल में पढ़ा, इसलिए इतना ऊंचा बन पाया। इस देश के एक और महान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, जिन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाकर इस देश को दिया। डॉक्टर विजय भटकर की 12वीं तक की पढ़ाई मराठी में हुई, और वो कहते हैं कि मैं इतना ऊंचा संशोधन कर सका क्योंकि मराठी में सोचता हूँ। प्रोफेसर एमजी के मेनन, उनकी पढ़ाई मलयालम में हुई। डॉक्टर भाभा, जिन्होंने पहला परमाणु बम का इस देश में परीक्षण कराया, ये सब वैज्ञानिक मातृभाषा में से निकले हुए हैं। आप जानते हैं गेहूं भारत में भी पैदा होता है, गेहूं ब्रिटेन में भी पैदा होता है, गेहूं कनाडा में भी पैदा होता है, गेहूं अमेरिका में भी पैदा होता है, यूरोप के और भी कई देशों में गेहूं पैदा होता है। उसी गेहूं के आटे से खाने के लिए सैकड़ों तरह की चीजें हम बना सकते हैं, पूरी, पराठा, रोटी आदि के स्तर पर। यूरोप के पास भी वही गेहूं का आटा है, लेकिन उनके पास बनाने के लिए 2 ही चीजें हैं, या तो पाव रोटी या डबल रोटी। अब भारतवासियों का ये दुर्भाग्य है कि जिस भारत देश में
हजारों साल से सैकड़ों किस्म के गेहूं के आटे से बनने वाले व्यंजन रहे हों, वो भारतवासी सवेरे से शाम तक पाव रोटी और डबल रोटी खाते हैं। वो पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग इन्हीं नामों पे है। बहुत दुख होता है कि भारत में 60 से 70% बीमारियां खराब पानी के कारण है, गंदे पानी के कारण। अब मरीजों को और हमारे देश के सभी साधारण नागरिकों को ये बताया जा सकता है कि भाई पानी को ठीक करके पियो, उबाल करके पियो, छान करके पियो। इसकी गंदगी से आप इतनी बीमारियों से परेशान। डायरिया तो आप जानते हैं कि खराब पानी से ही होता है। हैजा तो आप जानते हैं खराब पानी का ही दुष्परिणाम है। लीवर की कई सारी बीमारियां बहुत सारे गंदे पानी के कारण, खराब पानी के कारण। तो ये साधारण सी बात है। हमारे मरीजों को ध्यान में आप लाते रहें और उनको थोड़ा एजुकेट करते रहे तो बहुत बड़ा काम आप सब कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान में, भारत में देखते हैं छोटे छोटे गांव के लोग मरीज बन के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनके प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पे कोई दवा लिख देता है, मरीज उसको पढ़ नहीं सकता, सिर्फ कोई विशेषज्ञ ही उसको पढ़ सकता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है किसी मरीज का कि जो दवा उसको दी जा रही है वो दवा खुद नहीं पढ़ सकता और जान नहीं सकता कि ये दवा क्या है। दुनिया के किसी देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता। आप रूस में जाएंगे, सब दवाएं रशियन में लिखी मिलेंगी। आप जर्मनी में जाएंगे, सब दवाओं को जर्मन में लिखा जाएगा। फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच में लिखा जाएगा। जापान में जाएंगे, जापानीज में लिखा जाएगा। चीन में जाएंगे, चाइनीज में लिखा जाएगा। ये अद्भुत एक देश भारत है दुनिया का, जहाँ 1% से कम लोग अंग्रेजी समझते हैं और सब दवाओं के बारे में जानकारी अंग्रेजी में दी जाती है। भारत की एक चीज बिकने के लिए जाती थी दुनिया के बाजार में, वो थी ईंट। सबसे बेहतरीन क्वालिटी की ईंट भारत में ही बनती है, पतली सी एकदम, जिसकी उम्र 1000 साल तक है। आपने पुराने किले देखे हैं? शिवाजी महाराज के किले महाराष्ट्र में जाके देखिए, राणा प्रताप का किला आप देखिए, राजस्थान में जाके देखिए, चित्तौड़गढ़ में जितने पुराने किले हैं उसमें पतली पतली ईंट लगी हुई है ना, हजारों साल उसकी उम्र होती है। तो पतली ईंट हम बनाते थे। दुनिया के बहुत सारे देश हमसे ईंट खरीद के ले जाते थे। ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए हमारे यहाँ चूना बनता था और वो चूना दुनिया के देशों में हम बेचते। तो हमारी ईंट बेचते थे तो भी हमको सोना चांदी ही मिलता, चूना बेचते थे तो भी सोना चांदी ही मिलता था, कपड़ा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता, लोहा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता था। अभी जो शिक्षा हम लेते हैं वो मैकॉले की है। मैकॉले ने जो पाठ्यक्रम तय किया वही हम पढ़ते हैं और दुर्भाग्य से मैकॉले जो पाठ्यक्रम हमको दे गया वो इतना रद्दी और बेकार का है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। हम पढ़ते हैं, रटते हैं, कक्षा में जाकर उल्टी करते हैं। कॉपी पे लिखना माने उल्टी करना। 100 में से 96 नंबर ले आते हैं। अब उसका शहद लगा के चाटें तो क्या निकलता है उस 96 नंबर। जिंदगी में काम नहीं आती वो शिक्षा। क्या पढ़ाई हुई है मेरी? मैंने बचपन में पढ़ा x + y होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। हमारे देश में श्री राम ने हमेशा खड़ाऊ पहनी, लक्ष्मण जी हमेशा खड़ाऊ पहनते रहे। बजरंगबली को देखे, हनुमान जी को, वो खड़ाऊ पहनते रहे। श्री कृष्ण खड़ाऊ पहनते रहे कि श्री राम ने अपना राज्य तो खड़ाऊ की मदद से ही चलाया। भगवान श्री राम तो गए नहीं गद्दी पर, कुर्सी पर बैठने के लिए, उनकी खड़ाऊ रखी रहती थी कुर्सी और गद्दी पर, उसके द्वारा राज्य चलाया जाता था। ऐसा राज्य राम राज्य, और वो खड़ाऊ के द्वारा संचालित हुआ हो 14 वर्ष। और भरत जो श्री राम के अनुज छोटे भाई, जब उनको बुलाने के लिए गए वन में तो श्री राम ने कहा कि मेरी खड़ाऊ ले जाओ। तो बहुत खुशी के साथ भरत उन खड़ाऊ को अपने सिर पर रखकर राम राज्य तक लेके आए, माने अयोध्या तक लेके आए। खड़ाऊओं का स्थान सिर में रहा है, हमने अब वो जूते को देना शुरू कर दिया है। क्या हमारी संस्कृति का पतन हुआ है। पाँव जो होता है ना, नीचे का हिस्सा, ये अक्सर खुला हुआ रहना चाहिए ताजा हवा के लिए, लेकिन हमने एक तो जूते डाल लिए, जूते के ऊपर और मोजे चढ़ा लिए, तो मोजे के अंदर पसीना भरता रहता है और जूतों के कारण वो और ज्यादा बढ़ता रहता है। तो मोजों में इतनी तेज बदबू आती है। ये मोजे की जरूरत भारत में नहीं है, ये यूरोप में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, क्योंकि बर्फ पड़ती है। कुछ कुछ क्षेत्र में तो 8 महीने तक बर्फ पड़ती है, तो ज्यादा बर्फ पड़े तो पाँव एकदम गलने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में मोजे और जूतों की जरूरत पड़ती है। भारत में तो कम से कम 3/4 इलाका ऐसा है जहाँ कभी बर्फ नहीं पड़ती और 1/4 इलाके में साल में 15-20 दिन, बहुत अधिक तो महीने भर बर्फ पड़ती है। पूरे भारतवासी मोजे पहन के घूमते रहते हैं, भरी गर्मी में मोजे पहने रहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई अन्याय हुआ, आप अदालत में जाना चाहते हैं और अदालत में अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आप अपनी बात को पहले असमिया में, बांग्ला में या किसी और मातृभाषा में वकील को समझाइए, फिर वकील उसी भाषा को भाषांतरित करके अंग्रेजी में जज को समझाएगा, फिर जज अंग्रेजी में उसी बात को वकील को समझाएगा, फिर वकील उसी बात को भाषांतर करके आपको समझाएगा। क्या सत्यानाश कर रहे हैं पूरी व्यवस्था का।
कितना समय खराब कर रहे हैं, कितनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। मेरे और न्यायाधीश के बीच में किसी तीसरे आदमी को आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती अगर मातृभाषा में ये सारा काम हो रहा होता। मैं पैसा खर्च करूं मेरे न्याय के लिए और न्याय मिले मुझे विदेशी भाषा में, इससे ज्यादा शर्म और अपमान की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। पहली बार इस देश में 1760 में शराब पी गई और वो कलकत्ता में पी गई और वहां पर एक अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहली बार शराब बिकी और भारतवासियों ने पी और उस शराब की दुकान को स्थापित कराया रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक अंग्रेज ने। और उसने जब कंपनी का राज चलता था इस देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कानून बनवाया, कानून से लाइसेंस दिया गया और उस लाइसेंस के आधार पर कलकत्ते में पहली शराब की दुकान खुली 1760 में। और उस शराब की दुकान पर आकर भारतवासियों ने शराब पीना शुरू किया। वो कहता है कि मैंने सबसे पहले मुफ्त में शराब पिलाई भारतवासियों को। भारत में ऐसा भी रहा है कि कुछ समय जब बहुत ठंड पड़ती रही है तो खड़ाऊ का उपयोग नहीं कर सकते तो जूतियां इस देश में बनाई जाती है। जूतियां बहुत वैज्ञानिक है, जूतों की तुलना में तो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है। मैंने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जूतियां बनती हैं। जूतियां इतनी अद्भुत होती हैं कि सीधे या उल्टे दोनों पैरों में दोनों को पहन सकते हैं। जूते की तरह से नहीं होती, जूते को एक ही पैर में पहना जा सकता है, दूसरे पैर का जूता दूसरे पैर में नहीं आता। इसका माने जूतियां जूतों से श्रेष्ठ है क्योंकि वो भारतीय और स्वदेशी उत्पादन का निशानी है और जूता ये विदेशी उत्पादन की निशानी है। तो ये जूते में हम फंस गए। ये विदेशी पश्चिमी अंधानुकरण या अंग्रेजी अंधानुकरण की दूसरी बड़ी निशानी है। आपके मन में एक गलतफहमी ये हो सकती है कि गुरुकुल का माने खाली संस्कृत पढ़ाई जाती होगी, गुरुकुल का माने खाली वेद और उपनिषद पढ़ाए जाते होंगे। गुरुकुल हमारे देश में इंजीनियरिंग के भी हुए हैं, जहाँ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, कंस्ट्रक्शन। गुरुकुल हमारे देश में एस्ट्रोफिजिक्स के हुए हैं जो आज का आधुनिकतम शास्त्र माना जाता है। गुरुकुल हमारे यहाँ केमिस्ट्री के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ सर्जरी के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेडिसिन के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेटलर्जी के हुए। मेटलर्जी जिसको हम धातु विज्ञान कहते हैं, उसके हमारे यहाँ सैकड़ों गुरुकुल रहे हैं। तो 18 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाने वाले गुरुकुल थे और हर गुरुकुल में संस्कृत, वेद और उपनिषद ये अनिवार्य था। इसलिए वेद सबको मालूम था, उपनिषद सबको आते थे। सृष्टि बनाने के लिए तत्वों की आवश्यकता पड़ी। भगवान ने 5 तत्व अपने नाम से प्रकट किए। भगवान नाम में कितने अक्षर हैं? 5। पहला अक्षर कौन सा है? भा। तो भगवान ने भा से की भूमि प्रकट। दूसरा अक्षर क्या है? गा। गा से भगवान ने गगन प्रकट किया, गगन यानी आकाश। तीसरा अक्षर क्या है? वा। वा से भगवान ने वायु प्रकट की। चौथा अक्षर क्या है? आ। आ से भगवान ने अग्नि प्रकट की। 5वां अक्षर क्या है? ना। ना से भगवान ने नीर प्रकट किया, नीर यानी जल। आपने देखा कुत्ता कैसे पानी पीता है? कुत्ते को सुना कभी डायबिटीज होता है? चिड़िया होती है ना, कैसे पानी पीते हैं? एक चोंच में एक ड्रॉप उठाएगी, फिर पिएगी, फिर थोड़ी देर रुकेगी, फिर दूसरी ड्रॉप, फिर पिएगी, फिर रुकेगी। चिड़िया को ना संधिवात होता है, ना जॉइंट्स पेन होता है, ना डायबिटीज होता है, ना कैंसर होता है, ना हाइपरटेंशन होता है, ना माइग्रेन होता है, कुछ नहीं होता। वो स्वस्थ है, मस्त है। हमको ये सब क्यों होता है? जिस भगवान ने चिड़िया बनाई है उसी ने हमको भी बनाया। बस वो खाने पीने का ध्यान रखती है। चिड़िया कभी रात को नहीं खाती, मनुष्य रात के 12-12 बजे भी खाता है। चिड़िया कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीती। सब जानवर इस नियम का पालन करते हैं। जो सबसे मूर्ख भैंस है वो भी इसका पालन करती है, लेकिन मनुष्य जो है ना वो भैंस से भी गया पीता है। वो खाने के साथ घटाघट 2 गिलास 3 गिलास 5 गिलास पीते रहे। आयुर्वेद में ये सूत्र है, भोजनांते विषम वाणी, माने भोजन के अंत में पानी पिया तो विष पी लिया आप। वकीलों का एक वर्ग है, काला कोट पहन के भयंकर जून की गर्मी में अदालत में बहस कर और पसीना पसीना हो जाए, कोट पूरा भीग जाता है और उसका कॉलर सफेद सफेद हो जाता है पसीने से, लेकिन काला कोट इनका आज तक नहीं उतरा इस देश में। अंग्रेजों के जमाने में ये काला कोट पहना जाता था, अब क्यों पहन रहे हो? काला रंग गर्म देश में अच्छा नहीं होता क्योंकि ऊष्मा का अवशोषक है और अंदर से गर्मी को निकलने नहीं देगा। हमारे लिए तो सफेद रंग, हल्के कलर अच्छे होते। जहाँ ठंड बहुत होती है उनको काले रंग ठीक। हमने हमारा दिमाग बंद कर रखा है, हम चाहते हैं इसको खोलिए, तर्क करिए अपने आप से कि क्यों हम ये कर रहे हैं। भगवान की नाभि से हुए कमल, कमल से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से हुए मनु शतरूपा, मनु शतरूपा की हुई 5 संतानें, 3 पुत्रियां 2 पुत्र, आकुति देवहूति प्रसूति ये 3 पुत्रियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र। और इन्हीं 5 संतानों की वंश बढ़ा और हम आप हो गए इतने लोग। प्रारंभ है तो बताओ हम किसके वंशज हुए? ब्रह्मा जी के। एक
प्रमेय होती है, एक थ्योरम है, वो हम लोग पढ़ते हैं बचपन में 9वीं 10वीं कक्षा से लेके 12वीं तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वो थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस का जन्म हुआ ईसा से 8 शताब्दी पहले, और ईसा के 15वीं शताब्दी पहले के भारत के गुरुकुलों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पाइथागोरस हमारे यहाँ था। हम उसको बोधायन प्रमेय के रूप में पढ़ते हैं। बोधायन एक महर्षि हुए, उनके नाम से वो प्रमेय पढ़ाई जाती थी भारत में ईसा के जन्म के 15 शताब्दी पहले, माने आज से लगभग 3500 साल पहले वो प्रमेय भारत में पढ़ाई जाती थी बोधायन प्रमेय के नाम से। ये सबसे पहले बोधायन महर्षि की देन है, जिसके आधार पर सारी दुनिया ने सीखा। पाइथागोरस ने बेईमानी करके और चालाकी करके उसको अपने नाम से प्रकाशित करवा दिया, और वो आज तक सारी दुनिया इसी भ्रम में जी रही। तो उत्पादन के आंकड़े हैं भारत के अंग्रेजों के दस्तावेजों पर से आधारित कि भारत का उत्पादन पूरी दुनिया में 43% होता था, और इस समय अमेरिका, चीन और जापान तीनों को मिला दें तो तीनों का कुल उत्पादन पूरी दुनिया में 45% है। माने 3 देशों के बराबर का उत्पादन भारत में आज से 175 साल पहले तक था। और आमदनी के स्तर के जो आंकड़े हैं भारत के, 27% आमदनी सारी दुनिया की भारत के कंट्रोल में होती थी। माने भारत 27% दुनिया के बाजार की आमदनी अपने पास लेता था, और उत्पादन इतनी चीजों का होता था जो दुनिया के बाजार में धड़ल्ले से बिकती थी। भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के हैं क्या? दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि मेरी वंशावली भगवान राम से है, तो वो है साउथ कोरिया। तो जाके चेक कर लीजिए, साउथ कोरिया बाय एंड लार्ज नास्तिक देश, 60% लोग कोई धर्म नहीं मानते, और बाकी मानते हैं तो कुछ क्रिश्चियन है, कुछ बुद्धिस्ट है। दुनिया में एक ही देश है जहां का किंग टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। इट इज नॉट ए हिंदू कंट्री। दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो है इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, इट्स नॉट ए हिंदू कंट्री। फेराहो जो इजिप्ट के बड़े राजा थे, फेराहो की डायनेस्टी का पहला राजा कौन है, जाके चेक कर लीजिएगा, रामसेस। तो भगवान राम इतने व्यापक थे। महर्षि आर्यभट्ट ने जो सारी दुनिया को बताई वो ये कि सूर्य जो है इसमें बहुत सारे काले धब्बे हैं, और ये काले धब्बे की जो थ्योरी है इसको स्टीफन हॉकिंग्स नाम के एक आधुनिक वैज्ञानिक ने अपने नाम से लिखवा लिया है और वर्ल्ड पेटेंट ले लिया है, ब्लैक होल थ्योरी। आप में से कुछ लोग अगर थोड़ा फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा ब्लैक होल थ्योरी। ये ब्लैक होल थ्योरी को सारी दुनिया मानती है, स्टीफन हॉकिंग्स की खोज है। लेकिन महर्षि आर्यभट्ट ने स्टीफन हॉकिंग्स के जन्म से हजारों साल पहले बता दिया कि सूरज निरापद नहीं है, इसमें ब्लैक होल्स हैं, काले विवर है, और वही उसके जीवन का कारण है। जो धोती होती है या लुंगी होती है जो बिना सिला हुआ कपड़ा है, इसको पहनने के लिए आप चाहे तो सैकड़ों तरीके से पहन सकते। धोती को बांधना हो तो असमिया तरीके से बांधा जा सकता है, बांग्ला तरीके से बांधा जा सकता है, मराठी तरीके से बांधा जा सकता है, गुजराती तरीके से बांधा जा सकता है, उत्तर भारतीय तरीके से बांधा जा सकता है। भारत में जितने प्रांत हैं उतने तरीके से आप धोती को बांध सकते हैं, क्योंकि वो बिना सिला हुआ है। पैंट को एक ही तरीके से बांध सकते हैं क्योंकि वो सिला हुआ है। हमारे देश की शिक्षा में यह स्थिति रही, अगर मैं किसी से पूछूं कि चोल वंश के 3 राजाओं का नाम बताओ तो शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, मगर मुगल वंश के बताओ तो धड़ आदमी बता देता है। अब चोल क्या थे वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। हमारी उस जमाने की नेवी थी, सोचिए इंडोनेशिया से लेके कंबोडिया, जावा, सुमात्रा तक जो प्रभाव दिखता है चोल साम्राज्य का, और बहुत स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं जो इसीलिए कहा जाता है ये भारत के प्रतीक थे। मान्यवर जाके देखिए, चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बगैर नींव के बना हुआ मंदिर, और उस मंदिर की खासियत यह है कि उसके ऊपर 80 टन का पत्थर रखा है। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो 80 टन को उसके ऊपर पहुंचा दे। चोल साम्राज्य वो है जहां विश्व के इतिहास में पहली बार वोटिंग के द्वारा इलेक्ट होने का उदाहरण है। यह है चोल साम्राज्य का प्रभाव। तुलना संभल के करिए, चोल सृजन के लिए जाने गए, मुगल विध्वंस के लिए। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा स्वस्थ होते हैं उनको संडास घर में सबसे कम समय लगना चाहिए। जो आधा पौना घंटा भर बैठ लिए तो आप सबसे ज्यादा बीमार आदमी है। 2-3-4 मिनट में गए और बाहर आ गए तो आप बहुत स्वस्थ आदमी है। तो ये स्वस्थ होने के लिए सुबह का पानी कितनी मदद करता है, ये 2 बातें हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कह के चले गए। अब जापानियों ने 40 साल इस पे रिसर्च किया और अरबों डॉलर फूंक दिए। अब वो 2 ही बातें वो भी कह रहे हैं, यही बातें कह रहे हैं जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहे। इसी तरह से एक हमारे यहाँ पानी का नियम बताया गया, पानी बैठ के पियो, कभी भी खड़े होके मत पियो, पानी घूट घूट पियो, हमेशा सिप सिप करके पियो, ठंडा पानी कभी मत पियो। ये छोटे छोटे सूत्र हैं स्वस्थ व्रत के। आपका जो ब्रेकफास्ट है
ना वो हैवियर से हैवियर होना चाहिए, भारी से भारी। जितना खाते हैं ज्यादा भी खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह के नाश्ते में भरपेट खाइए। दोपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करिए, नाश्ते में 1/3 कम कर दीजिए, और रात का भोजन दोपहर के भोजन का 1/3 कर दीजिए। अब सीधे से मैं कहता हूँ, अगर आप सवेरे 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 4 ले लीजिए और शाम को 2 ले लीजिए। अगर आपको आलू का पराठा खाना है या गोभी का पराठा खाना है, आपकी जीभ स्वाद के लिए मचल रही है, तो भागवत जी कहते हैं कि सब कुछ सवेरे खाओ। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया, कभी निकाल दिया स्कूल ने उसको, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता था। स्कूल ने निकाल दिया, और निकालने के बाद सारी दुनिया में E=mc² का जो सिद्धांत दे दिया, सारी दुनिया उसका गुणगान करती है। और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो स्कूल में 9 क्लास के आगे बढ़ा ही नहीं। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं। ज्ञान जो है ना, डिग्रियों से नहीं तौला जाता। ज्ञान अलग चीज है, डिग्रियां बिल्कुल अलग चीज है। अंग्रेजों ने हमको उल्टा फंसा दिया, ज्ञान आधारित हिंदुस्तान को डिग्री में फंसा दिया। अब हम किसी की भी परीक्षा लेते हैं तो भाई तुम्हारे पास डिग्री क्या है? डिग्री कोई महत्व की नहीं होती। चरक ऋषि की क्या डिग्री थी? सुश्रुत ऋषि की क्या डिग्री थी? सांख्य दर्शन की जिन्होंने पूरे दुनिया को बता दिया, उनकी क्या डिग्रियां थी? खगोल शास्त्र में इतने बड़े बड़े रिसर्च हो गए। आज दुनिया कहती है कि प्लूटो ग्रह नहीं है। हिंदुस्तानियों ने तो 14वीं शताब्दी में कह दिया था कि प्लूटो ग्रह नहीं। अब दुनिया मानती है कि प्लूटो ग्रह नहीं। सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है ये आज बोलते हैं। 9वीं शताब्दी में तो हिंदुस्तानियों को मालूम था कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो ये जितनी महान बातें करने वाले लोग, इनके पास किसी के पास डिग्री नहीं थी, ज्ञान था। ज्ञान ऊंचा होता है, डिग्री नहीं होती। तो हम वही ज्ञान आधारित शिक्षा और विद्या लाना चाहते हैं। कई बार ये मांसाहारी लोग एक कुतर्क देते हैं कि मांस में प्रोटीन ज्यादा मिलती है, और प्रोटीन का दूसरा हमारे पास कौन सा स्रोत है अगर हम मांस नहीं खाएं तो? आपको सुनकर ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि मांस में जितनी प्रोटीन मिलती है लगभग उतनी ही और उससे थोड़ी ज्यादा प्रोटीन हमको दालों में मिलती है। अगर आप 1 किलो मांस खाते हैं और 1 किलो मांस में जितनी प्रोटीन आपको मिलनी है, उससे ज्यादा प्रोटीन 1 किलो मूंग की दाल खा लो, उसमें मिल जाएगी। 1 लीटर दूध पी लो, उसमें उससे ज्यादा प्रोटीन आपको मिल जाएगी। अगर आपको कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम के साथ साथ दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 लीटर गन्ने का रस पी लो, 1 लीटर संतरे का रस पी लो, 1 लीटर मौसम्मी का रस पी लो, गाजर का रस पी लो। मांस से तो कई गुना सस्ता है, प्रोटीन देने में आगे है, हजम बहुत जल्दी हो जाता है, पाचन उसका बहुत जल्दी हो जाता है। हर स्थिति में शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन से क्वालिटी में बहुत अच्छा है और कीमत में बहुत सस्ता है। सबसे आसानी से कैल्शियम हमारे यहाँ उपलब्ध है चूने के पत्थर के रूप में। मामूली सी मात्रा जीरे के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सब्जी में, नहीं तो पानी में आसानी से खाया जा सकता है और बहुत बड़ा कैल्शियम का स्रोत है। भगवान ने इतना बड़ा कैल्शियम का स्रोत इस देश को दिया है, शायद ही किसी देश में होगा। वो चूने का पत्थर ही है जिससे हम सीमेंट बना रहे हैं, वो चूने का पत्थर ही है जो 20 तरह के उद्योग में जा रहा है। वो ही चूना हमारे मरीजों के कैल्शियम की पूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। कि तंबाकू के साथ मत खाओ। जब गर्मी का सीजन है तब तक नीम के दातुन की बात करिए, नहीं तो बबूल का दातुन, नहीं तो मदार का दातुन, लेकिन गर्मियों में सबसे अच्छा नीम है। और सर्दियों के दिन में अमरूद के पेड़ का दातुन सर्दियों में सबसे अच्छा। बारिश के दिनों में जो वो बोलते हैं तो आम का भी कर सकते हैं, अर्जुन का भी कर सकते हैं। और आप बोलेंगे जी पूरी जिंदगी अगर नीम का ही दातुन करें तो कर सकते हैं। 3 महीने लगातार करके थोड़े दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने कर ले। तो फिर आप बोले थोड़े दिन छोड़ दिया तो क्या करें? उस दिन दंत मंजन कर लेना। दंत मंजन के लिए वो ये कहते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ का तेल, वहाँ जो उपलब्ध लवण माने नमक है, वहाँ की उपलब्ध हल्दी, ये तीनों मिलाकर आप पाउडर बना के दांत पे घिस सकते हैं। ये बहुत अच्छा दंत मंजन उन्होंने माना। हमारे देश के साधारण जो नागरिक हैं उनके दिमाग में एक वायरस घुस गया है। वो वायरस है कि जितनी महंगी दवा उतनी अच्छी, जितना महंगा ताकत का टॉनिक उतना अच्छा, जितना ज्यादा फीस ले डॉक्टर उतना अच्छा। ये गलत एक वायरस घुस गया हमारे देश के नागरिकों के मन कि ज्यादा फीस ले रहा है तो अच्छा डॉक्टर है, खूब दवाएं लिख रहा है, एक छोटी बीमारी के लिए 15-16 दवाएं लिख रहा है तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, फिर ऊपर से इंजेक्शन ठोक दे तो और अच्छा डॉक्टर है। ये वायरस आप निकाल दीजिए। आप जानते हैं
सुबह जो है ना वात ज्यादा होता है शरीर में, सुबह सुबह। दोपहर को पित्त ज्यादा होता है, शाम को कफ ज्यादा होता है। तो 24 घंटे में जो वात पित्त कफ ऊपर नीचे होता रहता है, तो सब्जियों में उसी के हिसाब से औषधियां डाली जाती है। तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दोपहर की सब्जी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें, और वही सब्जी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी, कि अजवाइन जो है पित्त नाशक है और दोपहर को पित्त बढ़ता है, आप जानते हैं, और वो स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित्त बढ़तना ही चाहिए। तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सब्जी में, क्योंकि दोपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को सम पे लाने के लिए। दुनिया में सबसे पहला सिक्का, कॉइन जिसको हम कहते हैं, वो भारत ने बनाया और सारी दुनिया को सिक्का बनाना सिखाया। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आज से 3-3.5 हजार साल पहले का इतिहास है। उसमें सिक्के बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन है और सिक्के की ढलाई करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियों की जानकारी। इसी तरह से पारा बनाना सारी दुनिया को हमने सिखाया। मरकरी जो सबसे मुश्किल है, सबसे जटिल है, वो पारा बनाने का चरक संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन है। जस्ता बनाना, जिंक, सारी दुनिया को भारत में सिखाया। हमसे पहले कोई नहीं जानता था कि जस्ता कैसे बनता है। और 13वीं शताब्दी में भारत में एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था रस रत्न समुच्चय। उस पुस्तक में जिंक बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन है। भारत के बारे में एक रोचक जानकारी मैं देना चाहता हूँ आपको कि दुनिया के सारे धर्मों की जड़ भारत में है। कोई देश ये नहीं कह सकता कि हमने ये धर्म अपने यहाँ से शुरू किया, क्योंकि मूल बात हमारे पास है। तो सभी धर्मों का प्रादुर्भाव हमारे शिक्षा में से हुआ होगा, हमारी सभ्यता संस्कृति में से हुआ होगा। प्रचंड भंडार है जो भारत ने दिया है। आप गर्व से कहिए, गौरव से कहिए कि विमान का आविष्कार हमने किया, बर्फ का आविष्कार हमने किया, स्टील का आविष्कार हमने किया, खगोल शास्त्र का सारा ज्ञान दुनिया को हमने दिया, गणित में नंबर सिस्टम हमने दिया, वर्गमूल दिया, घनमूल दिया, वैदिक गणित के सूत्र दिए। इतना कुछ दुनिया को हमने दे दिया है कि दुनिया हमारा सैकड़ों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम। भारत के बारे में तब मुझे ज्यादा पता चला जब मैंने विदेशों में घूमना शुरू किया। भारत में आप दुनिया का कोई भी मौसम देखना चाहें तो इस देश की सीमा में ही है। आपको स्विट्जरलैंड की बर्फ देखनी है, जम्मू कश्मीर में आ जाइए। आपको ब्राजील और मैक्सिको की बारिश देखनी है तो चेरापूंजी में आ जाइए। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दलदल देखना है तो उड़ीसा और बंगाल में आ जाइए। अगर आपको अफ्रीका का रेगिस्तान देखना है, सहारा, तो जैसलमेर में आ जाइए। चिलचिलाती हुई धूप देखनी है तो कर्नाटक में कुर्ग आ जाइए। दुनिया के सबसे अच्छे सुनहरे जंगल देखने हैं तो डेक्कन के ट्रैक पर आ जाइए। सब कुछ इस देश में है। दुनिया के 16 क्लाइमेटिक जोन्स इस देश में हैं। बाकी सभी देशों में 2 या 3 ही क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इसलिए शायद भगवान को भी भारत में जन्म लेने की इच्छा रहती है। एक महान महर्षि हुए भास्कराचार्य, उन्होंने गणित की सबसे पहली पुस्तक लिखी, लीलावती, जिसका नाम लीलावती जो थी वो महर्षि भास्कराचार्य की बेटी थी। बेटी को जो सिखाते थे गणित में, वही सब उन्होंने लिखा पुस्तक में। और लीलावती के बारे में कहा जाता है कि इतना तीव्र बुद्धि वो बेटी थी कि पेड़ के पत्ते गिन सके। और जब भी उसको पेड़ के पत्ते गिनने के लिए कहा गया तो वास्तव में उतने ही पत्ते निकलते थे जितने होते थे। और उसको कहा जाता था कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज चलती है, तो कहती थी वो पिताजी की कृपा है, उन्होंने मुझे गणित सिखाया। उस लीलावती के नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई, महर्षि भास्कराचार्य की गणित की पहली पुस्तक। और सारी दुनिया ने उस पुस्तक को आधार बनाकर अपने यहाँ गणित का कोर्स बनाया है, सिलेबस। दुनिया में सबसे पहला जो उपकरण माना जाता है ना, सबसे पहला उपकरण, वो है पहिया, व्हील, चक्र। ये भारत में बना। उस पहियों को हमने बैलगाड़ी में लगाया और बैलगाड़ी को चलाया। दूसरों ने उस पहियों को हवाई जहाज में लगाया, उसमें चलाया। पहिया तो एक ही है, वो हवाई जहाज में लगे या बैलगाड़ी में। और फिर हमने दुनिया का सबसे पहला कृषि उपकरण दिया। पूरी दुनिया को मालूम नहीं था उसके बारे में, हल, खेत में जोतने वाला हल, 1 फल वाला हल, 2 फल वाला हल, 3 फल वाला हल, जिसको तिफारा कहते हैं। ये तीनों तरह के हल सबसे पहले भारत में बने और दुनिया ने हमसे खेती करना सीखा हल चलाकर। गाय पालता है हिंदू, काटता है कसाई। क्यों? हिंदू बेच देता है, कसाई काट देता है। और हिंदुओं को पूछो भाई गाय क्यों बेची, कहने लगे जी दूध नहीं देती। दूध तो थोड़े दिन के बाद अपनी अम्मा भी नहीं देती, उसको भी बेचोगे? गाय अपनी माँ के जैसी है, उसको कभी बेचना नहीं, किसी कसाई को देना नहीं, बहुत पाप पड़ेगा। अगर उसकी मृत्यु होती है तो ऐसे ही उसका अंतिम संस्कार करो जैसे अपने घर के लोगों का किया जाता है। अच्छा सा खड्डा खोद के उसको गाड़ दो और जहाँ गाय को दफन किया वहाँ आम का एक पेड़ लगा देना। 3 साल में वो पेड़ इतने फल देगा कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे।
और शादी कैसे टूटती है, मेरा एक दोस्त है, उसकी अभी शादी हुई है 21वीं, 20 टूट चुकी है। अब मैं एक बार उसको पूछा, भैया तुम्हारी पहली शादी क्यों टूट गई? उसने कहा यार मेरी बीवी जो थी मेरा टूथब्रश इस्तेमाल कर लिया, मैंने उसको तलाक दे दिया। आप सोचो, पत्नी ने टूथब्रश ले लिया, टूट गई शादी। फिर दूसरी क्यों टूटी? उसने कहा मेरी दूसरी बीवी को बिल्ली पसंद थी, मुझे कुत्ता पसंद है। फिर तीसरी कैसे टूटी? उसने कहा तीसरी बीवी को वो सेंट पसंद नहीं आता था जो मुझे पसंद आता है, शादी टूट गई। फिर चौथी कैसे टूटी? पांचवी। ऐसे ही साधारण बातों पर शादियां टूट जाती हैं। वहाँ सब कुछ समझौता है, खोखलापन है, गहराई कुछ नहीं है। उनकी नकल आप क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ शादी समझौता नहीं है, आत्मा का मिलन है। बचपन में मुझे पढ़ाया गया अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन, क्या करूं इसका? मान लीजिए मुझे मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, करूं क्या? मैं सब्जी खरीदने जाता हूं बाजार में, सब्जी वाले को कहता हूं देखो मुझको मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो सब्जी देगा क्या मुझे? फालतू में रटा रटा के मेरा दिमाग खराब कर दिया। और मुझे इतना दुख होता है, तकलीफ होती है कि कोई मुझे ये पूछना शुरू करे कि तुम्हारे परिवार का पहला राष्ट्रपति कौन, मुझे नहीं मालूम। मेरे परिवार के राष्ट्रपति से मतलब मेरे दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा, कहीं से हमारा कुल शुरू हुआ ना, तो मेरे कुल का पति माने मेरा पहला पिता, वो कौन नहीं मालूम। और अमेरिका का पहला राष्ट्रपति मालूम है। आपने जो जो पढ़ा है अपनी जिंदगी में याद करो, उसमें से कितना आपके काम आया। शायद आप 100 का नंबर निकालेंगे तो 5% भी काम नहीं आया। जो काम नहीं आया पढ़ा क्यों, फिर रटा क्यों उसको? और आप ऐसे सोचो कि हमने जितना पढ़ा वो कितना हमें याद है, याद उतना ही रहेगा जो रोज काम आता है। बाकी कचरे को दिमाग निकाल के ऐसे ही फेंक देता है। जो याद ही नहीं रहे और काम नहीं आए उसको पढ़ना और पढ़ाना क्यों? तो मैंने सोचा कि शिक्षा व्यवस्था बदलना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों के ऊपर इतना बोझा हो गया है, इस बोझे ने बच्चों को खत्म कर दिया। आप मुझे बताइए, आलू से चिप्स बनाना कौन नहीं जानता इस देश में? कौन सा ऐसा परिवार है जिस परिवार की माँ या बहन या बेटी आलू से चिप्स नहीं बना सकती? और उसको बनाने के लिए अमेरिका से कंपनी आई है, वो चिप्स बना के बेचती है। टमाटर से चटनी बनाना ऐसा कौन सा हाईटेक काम है जिसको हमारे घर में कोई नहीं कर सके? और टमाटर की चटनी बनाकर बेचने के लिए हमारे देश में विदेशी कंपनी है। कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास है जो आम का अचार बेच रहे हैं, या बोतल में पानी भर के यहाँ बेच रहे हैं, या जूते चप्पल बनाकर बेच रहे हैं, या डबल रोटी पाव रोटी बनाकर, या बिस्किट बनाकर, या टॉफी चॉकलेट बनाकर? ये सब शून्य तकनीकी के सामान है, इनमें कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। और 90% से ज्यादा विदेशी कंपनियां इसी क्षेत्र में घुसी हुई हैं, उत्पादन और व्यापार। बहुत लोगों को लगता है कि ये अंग्रेजी विश्व भाषा, ऐसी कुछ नहीं है। अभी जो है ना, दुनिया 200 देशों में बसती है और चलती है। इनमें से मात्र 14 देश हैं जहां अंग्रेजी है। उनमें से वो सारे के सारे देश अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, इसलिए वहां अंग्रेजी है। इसलिए अंग्रेजी नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा का विकास अपने यहाँ किया है। ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी, न्यूजीलैंड में अंग्रेजी, कनाडा में अंग्रेजी, अमेरिका में अंग्रेजी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, या स्कॉटलैंड में अंग्रेजी, या आयरलैंड में अंग्रेजी, या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अंग्रेजी। ये सब अंग्रेजों के गुलाम देश हैं, इसलिए अंग्रेजी है। जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं है वहाँ कहीं भी अंग्रेजी नहीं है। इसलिए अंग्रेजी के मोह में दबे रहें और अंग्रेजी से लिपटे रहें, चिपटे रहें, ये हमारे विकास के लिए बहुत खराब है और हमारी मानसिक और आत्मिक गुलामी के लिए तो बहुत बड़ा अभिशाप है। हम उनकी मान्यताओं में फंसे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जिनका मतलब हमें नहीं मालूम। जनवरी का मतलब कोई बता सकता है? क्या मतलब? अगेन, पूस माह, फागुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, अठार का मतलब मैं बता सकता हूँ। हम क्यों जनवरी फरवरी चला रहे हैं? अक्टूबर, ये जो अक्टूबर शब्द है ना, ग्रीक है, ऑक्ट से आया। ऑक्ट का मतलब होता है 8। अक्टूबर कौन सा महीना है? 10वां। तो ऑक्ट आया 8 से, महीना है 10वां। क्या मूर्खता कर रहा है? हमारे अगेन, फागुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सबका मतलब है, फिक्स है। 1000 साल पहले जो था आज भी वही है। कृष्ण के जमाने में जो था आज भी वही है। राम के समय में जो था आज भी वही है। इतना सनातन है, उसको छोड़कर जनवरी फरवरी में फंसे हुए हैं। हम अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजों की शिक्षा लेते हैं। दुष्परिणाम क्या है कि जिंदगी भर पढ़ाई करने के बाद हम अपने आप से पूछते हैं कि जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या हमारे काम का है। मैं अपने आप से पूछता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जितना मैंने पढ़ा उसका 99% बेकार है, काम ही नहीं आता। 1% काम आता है, और जब 1% काम आता है तो उसके लिए इतना पैसा खराब किया, इतना समय खराब किया, इतना दिमाग खराब किया मेरा। ऐसे ऐसे
विषय हमको पढ़ाए जाते हैं जो जिंदगी में काम ही नहीं आते। मैंने मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ा है, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा है, उसके इतने सारे फॉर्मूले मैंने पढ़े, आज तक कभी काम नहीं आए। शराब पीने का कानून बना दिया, कानून में यह लिख दिया कि अगर कोई बालिग हो गया तो शराब पीने का अधिकारी हो गया। अब हमारे यहाँ अंग्रेजों के जमाने में बहस चली कि भारत में कोई बालिग है या नाबालिग है, इसकी उम्र क्या मानी जाए। तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि सालों साल अंग्रेजों ने बालिग होने की उम्र 14 साल रखी। तो अंग्रेजों को पूछा गया कि तुमने ये 14 साल कैसे रख दिया? तो उन्होंने कहा हमारे इंग्लैंड में 14 साल में सब शराब पीने लगते हैं, तो हमने भारत में भी रख दिया। आप जानते हैं इंग्लैंड में 12-14 साल के बच्चे शराब पीने लगते हैं, क्योंकि उनके माता पिता पीते हैं, देख देख के वो भी पीने लगते हैं। फिर थोड़े दिन बहस होकर 16 साल किया, फिर उसको 18 साल कर दिया। आजादी मिलने के बाद ये कानून समाप्त कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारी न्याय व्यवस्था में शराब पीना पाप है, अधर्म है और सबसे घृणित काम है। गांव हमारे संपूर्ण स्वावलंबी हुआ करते थे और नगर हमारे गांव के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। मतलब सीधा सा ये है कि गांव में उत्पादन होता था और नगर में जाकर वो बिका करता था। एक अंग्रेज इतिहासकार लिख रहा है भारत के गांव के बारे में। वो ये कह रहा है कि भारत के गांव में बाहर से बस एक ही चीज आती है, वो है नमक, और बाकी सब चीजें गांव से बनकर शहरों में जाती हैं, नगरों में जाती हैं। तो नमक एक ऐसी चीज है जो भारत के गांव में आया करती थी बाहर से, बाकी कोई वस्तु भारत के गांव में नहीं आया करती थी। ऐसा अंग्रेजों के 200 इतिहासकार अपनी किताबों में लिख रहे हैं। कुछ नहीं आता था, सब भारत के गांव में होता था। अंग्रेजों के समय में जो शिक्षा पद्धति आई, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से भारतवासियों को तैयार किया और उनको भारतवासियों को तैयार करने के पीछे एक ही मकसद था कि भारतवासी अंग्रेजी शासन और भारत के गुलाम लोगों के बीच में एजेंट का काम कर सकें। ऐसे कुछ भारतवासी उन्हें तैयार करने थे। इसलिए मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को इस देश में लाया और उस शिक्षा पद्धति में से भारतीय संस्कृति को निकाल दिया, सभ्यता को निकाल दिया, हमारे गणित को निकाल दिया, हमारे दर्शन को निकाल दिया, हमारी कला को निकाल दिया, हमारे संगीत को निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया और उसके स्थान पर सब कुछ अंग्रेजों वाला भर दिया। और दुर्भाग्य से वो शिक्षा पद्धति 1840 से लेकर अभी तक अबाध गति से चली आ रही है। एक कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ मैंने मुकदमा दाखिल किया हुआ है गुजरात हाई कोर्ट में। मामला क्या था, छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ने को आते हैं, तो उन बच्चों को लेने के लिए बस जाती है, तो ड्राइवर को कहा जाता है कि जानबूझ के बस बंद कर देना। तो कभी भी वो ड्राइवर बस बंद कर देता है। फिर बच्चों को कहता देखो बस खराब हो गई, तुम्हारे भगवान का नाम लो, तो बच्चे का नाम लेते हैं, हनुमान जी का, राम का, बस चालू नहीं होती। फिर वो कहता देखो तुम्हारे भगवान तो कमजोर हैं, ये तो चालू नहीं हो रही, अब ईसा मसीह का नाम लो। जैसे ही बच्चे ईसा मसीह का नाम लेते हैं वो तुरंत स्टार्ट कर देता है। तो 3-3 साल के बच्चों के दिमाग में आ जाता अरे ईसा मसीह तो बहुत ताकतवर है। फिर वो बच्चे आके अपने घर में मम्मी पापा को बोलते हैं अरे देखो हमारी बस खराब हो गई थी, हमने ईसा मसीह का नाम लिया, वो चालू हो गई। ये मैंने एक घर में एक बच्चे के मुंह से सुना, उस दिन मेरी आत्मा हिल गई। हम काले नहीं है, सांवले हैं। विज्ञान ने ये स्वीकार कर लिया है आज कि सांवले रंग की त्वचा को कैंसर होने की संभावना सबसे कम होती है। कारण क्या है, खून में मेलेनिन की मात्रा सबसे परफेक्ट हमारी ही है। इसलिए अपने सांवले होने पे गर्व करो, इसको हीन भावना से मत देखो और बार बार ध्यान करो कि शंकर जी सांवले, भगवान राम सांवले, श्री कृष्ण सांवले, तो हम गोरे होके करेंगे क्या? हम तो सांवले ही अच्छे हैं। दुनिया के देशों में जब मैं जाता हूं तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि जो देश में मैं गया वहां के लोगों का पहनावा देख के मुझे तुरंत पता चलता है कि आदमी कहां का है। गल्फ के किसी भी देश में चले जाए, सऊदी अरब के आदमी को आप कपड़े से पहचान लेंगे, संयुक्त अरब अमीरात वाले को कपड़े से पहचान लेंगे, बहरीन वाले को पहचान लेंगे, कुवैत वाले को पहचान लेंगे, ओमान वाले को पहचान लेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे कपड़े देखने की जरूरत नहीं, सिर पर जो स्कार्फ बांधा हुआ है ना, उससे मैं देश बता सकता हूँ ये आदमी किस देश का है। ये हिंदुस्तानी विचित्र बंदा है, कहीं भी घूमे यूरोप और अमेरिका में पहचान ही नहीं सकते कि किस देश का है, सरदारों को छोड़कर। एक बार मध्य प्रदेश में मैं गया, एक छोटे से गांव में, आदिवासी हम कहते हैं उनको, आदिवासी तो हम सभी हैं, वास्तव में वो वनवासी है, जंगल में रहते हैं। तो एक गांव में मैं गया और उनसे मैंने पूछा भाई इस साल मौसम कैसा है? तो सरपंच ने थोड़ी देर ऐसे देखा एक पेड़ की तरफ, 15 मिनट के बाद कहा कि मौसम इस बार सामान्य है। मैं पूछा कैसे? तो उसने कहा ये पेड़ देख रहे हो ना, इसमें कोयल का घोंसला देख रहा हूँ, अगर कोयल का घोंसला पेड़ के ऊपर के हिस्से में है तो समझ लो सूखा पड़ेगा, और बिल्कुल नीचे के हिस्से में है तो समझ लो भयंकर बारिश होगी। इस बार कोयल ने बीचों बीच घोंसला बनाया है तो बारिश सामान्य होगी।
मैं चला आया और सच में उसकी भविष्यवाणी साबित हुई। उस साल बारिश सामान्य ही हुई। जो बच्चे आपके सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं कि बच्चों को खाना खिला के स्कूल भेजिए, आप बोलेंगे जी खाते नहीं है। मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ कैसे खाएंगे वो खाना। हमारे शरीर की अपनी एक साइकिल है। शाम को 6 बजे तक अगर आपने खाना खिला दिया तो 8-9 बजे तक सोने की नींद उनको आई जाएगी, क्योंकि 1.5 घंटे के बाद जैसे ही खाना पच के रस में बदलता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ना शुरू कर देता है, और ब्लड प्रेशर बढ़े तो नींद आनी ही है, रुक नहीं पाएंगे आप। तो 4-5 बजे के आसपास जब वो सोकर उठेंगे तो इतनी तेज भूख लगी होगी कि आप रोटी दाल चावल खिला दो वो खा के चले जाएंगे। तो बच्चों को भरपेट खाना खिला के स्कूल भेजिए, लंच बॉक्स की जरूरत नहीं है। जब वो घर आए तो दूसरा भोजन कराइए और शाम को 6 बजे तक तीसरा भोजन। हम सब भारतवासी, खासकर थोड़ी अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासी या अंग्रेजियत में डूबे हुए भारतवासी, उन्होंने सबसे पहले अपनी भाषा बदली है और उसके बाद अपनी भूषा बदली, अपना पहनावा बदला है। हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके कोट पहनना शुरू किया, पैंट पहनना शुरू कर दिया, टाई लगाना शुरू कर दिया जो सिर्फ गर्दन तक को ही कवर करती है। ये कोट है, पैंट है, टाई है और 3 पीस सूट है और लंबा वाला कोट है। ये सब यूरोप के देशों में, खासकर इंग्लैंड और उसके आसपास के इलाके में पहने जाने वाला पहनावा है। यूरोप और अमेरिका का क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के बहुत नजदीक है और उत्तरी ध्रुव दुनिया में सबसे ज्यादा ठंडा है, तो ठंडे इलाके के लोगों के पहनावे वैसे ही होते हैं। अब हम भारतवासियों ने बिना सोचे समझे यूरोप अमेरिका की इस पूरी पोशाक को अपने शरीर पर ओढ़ लिया। दुनिया का सबसे बड़ा औषधि केंद्र हमारा रसोई घर है। अब दुर्भाग्य से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं ना, मसाला, वहां मसाला कुछ नहीं है, सब औषधि। ये मसाला तो शब्द ही भारत का नहीं है, पहले तो ये बता दो। ये अरबिक शब्द है, ये विदेशी आए तो ये शब्द भी आया। हिंदुस्तान में 17वीं 18वीं शताब्दी का साहित्य जब मैं पढ़ता हूँ तो जब तक मुगलों का राज्य रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत उपयोग है। मुगलों के राज्य के पहले एक भी जगह किसी भी शास्त्र में मसाला नहीं है। पुराने जितने लेखक हुए हैं ना 10वीं शताब्दी के पहले के, कहीं भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। हर जगह है तो औषधि है। हम हमारे घर में खीर बनाते हैं और पड़ोसी को खिलाते हैं। कब? जब अपना पेट भर चुका होता है तब। हमारे घरों में ऐसा नहीं होता कि पड़ोसी को खिलाने के लिए खीर बनाते हैं। खीर तो अपने खाने के लिए बनाई जाती है और वो जरूरत से ज्यादा बन जाती है। हमारा पेट भर जाता है तो पड़ोसी को खिलाई जाती है। मतलब क्या है? किसी देश का निर्यात कब होता है? जब उस देश की जरूरतें पूरी हो जाएं, उसके बाद सामान बच जाए, तब निर्यात किया जाता है। इसका मतलब बहुत साफ है। आज से 175 साल पहले तक हमारी जरूरतों का सारा सामान हम बनाते थे, बनने के बाद वो बच जाता होगा तो उसको दूसरे देशों में हम निर्यात कराते थे और निर्यात 33% होता था पूरे दुनिया के बाजार का। और जिस समय हमारा व्यापार दुनिया में चलता था 33%, उस समय अमेरिका का माल पूरी दुनिया में 1% भी नहीं बिका करता था। गुड़ की डिमांड पूरी दुनिया में है। आपको हैरानी होगी, दुनिया के देश 150 रुपए किलो गुड़ खरीदने को तैयार है, मिलता नहीं किसी। आप पूछोगे क्यों? चीनी से ज्यादा खतरनाक पूरी दुनिया में कोई वस्तु नहीं बनती। चीनी माने जहर। दुनिया को समझ में आ गया। डायबिटीज इतनी, और डायबिटीज के अलावा जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इतने चीनी के। आप आधा किलो खाना खाओ, 1 चम्मच चीनी खाओ तो पूरा आधा किलो खाना पच जाएगा। उसकी पूरी ऊर्जा 1 चम्मच चीनी को नहीं पचा पाती। चीनी डाइजेस्ट नहीं होती कभी भी। क्यों? उसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो डाइजेस्ट। ऑर्गेनिक उसमें कुछ भी नहीं है, सब इनऑर्गेनिक। ना उसमें कोई विटामिन है, ना उसमें कोई प्रोटीन है, ना उसमें कोई कैल्शियम आयरन आदि है, ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। वो जहर का पुलिंदा। आज मुसलमान कभी अपनी कुरान पर उंगलियां नहीं खड़ी करता, ईसाई अपनी बाइबल में कभी उंगलियां खड़ा नहीं करता, लेकिन हिंदू हजारों मिल जाएंगे जो अपनी गीता में, अपने वेद पुराणों में उंगलियां खड़ी करते हैं। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और सुनो, जब चादर चढ़ाने जाते हैं लोग तो क्या उसमें पैसा खर्च नहीं होता है? चादर के पैसों से किसी को आपत्ति ना हुई। मोमबत्तियां जलाने में भी तो पैसा खर्च होता है, मोमबत्ती फ्री में आती है क्या? मोमबत्ती के पैसों से किसी को आपत्ति ना हुई, पर शंकर जी को दूध चढ़ाने से लोगों को आपत्ति हो गई और पिक्चर बना के रख दी कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते। सनातन धर्म को जितना नुकसान मुगलों ने पहुंचाया है और जितना नुकसान अंग्रेजों ने पहुंचाया है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान आज का अपना हिंदू अपने धर्म ग्रंथों पर उंगलियां खड़ी करके वो सबसे ज्यादा नुकसान। आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स पर
इतनी रिसर्च हो रही है, इतना शोध हो रहा है। कई सालों पहले हमारे वेदों में इसके बारे में वर्णन दिया गया था। ऋग्वेद में एक कथा का वर्णन है जिसके अंदर विश्वपाला नाम की एक रानी थी जो कि एक लड़ाकू योद्धा थी। ये बात 3200 साल पुरानी है, जहां पर एक युद्ध के समय पर रानी विश्वपाला का एक पैर कट गया था और कई दिनों तक उस पर उपचार करने के लिए वो कई रास्ते को ढूंढ रहे थे। हार कर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया। उन्होंने पहली बार विश्वपाला को एक एस्थेटिक लेग दिया जिससे वो दुनिया की पहली ऐसी ह्यूमन बनी जिन्हें प्रोस्थेटिक आयरन लेग लगाया गया था। कागज बनाना पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया। हमारे भारत में एक घास होती है उसको सन कहते हैं और एक घास होती है उसको मूंज कहते हैं। पूर्वी भारत और मध्य भारत में तो हर गांव में होती है। बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, आसाम में कोई गांव नहीं जहां सन ना हो, मूंज ना हो। तो जिन इलाके में सन और मूंज सबसे ज्यादा होती रही है, इसी इलाके में सबसे पहले कागज बनना शुरू हुआ। वो सन की घास से और मूंज की घास से हमने सबसे पहले कागज बनाया और वो कागज बनाने की तकनीक आज से 2000 साल पुरानी। और चीन के जो दस्तावेज हैं, चीनियों के दस्तावेजों में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से सीखा। इस देश की पूरी शिक्षा मातृभाषा में हो, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, हम हमारी मातृभाषा में पढ़ाई करें तभी हमारे बच्चे आगे निकलेंगे। अंग्रेजी में पढ़ाई करके हमारे बच्चे बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिमाग पर बहुत तनाव है। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये भुगता है। हम अंग्रेजी में पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी में सोच नहीं सकते, अंग्रेजी में लिख नहीं सकते। जो भी करते हैं हम मातृभाषा में करते हैं, फिर अंग्रेजी में उसका भाषांतर करते हैं और उसमें 6 गुना ज्यादा समय हमारा खर्च होता है। विदेशी भाषा में सीखना बहुत मुश्किल होता है, मातृभाषा में सीखना बहुत आसान होता है क्योंकि मातृभाषा आपके दिल और दिमाग उसके सबसे नजदीक होती है, विदेशी भाषा बहुत दूर हो। हम स्टील बेचते थे दुनिया के बाजारों में। स्टील के बारे में सारी दुनिया में आज ये गलतफहमी है कि स्टील जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस का उत्पाद है। माने आधुनिक विज्ञान ने पिछले 100 साल में स्टील बनाकर दिया है, लेकिन भारत के दस्तावेज बताते हैं कि भारत में तो 3000 साल से स्टील का उत्पादन होता रहा और सारी दुनिया में हम बेचते रहे वो स्टील। और हमारे स्टील से जहाज बनते रहे पानी के और वो जहाज दुनिया की कंपनियां खरीदती रही और उससे व्यापार करती रही। कपड़े का इतना अद्भुत उत्पादन इस देश में रहा है क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी कपास हम पैदा करते रहे और वो कपास से कपड़े बनते रहे। हम जो कीमत बोल देते थे उस कीमत पे हमारा कपड़ा बिकता था। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत का कपड़ा दुनिया के बाजार में जब बिकने के लिए जाता था तो उस समय तौल कर कपड़ा बिकता था। आज कपड़ा मीटर से बिकता है, लंबाई से बिकता है। तो कहा जाता है दस्तावेजों में कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था, उतने ही वजन के बराबर का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था और सोने के वजन के बराबर हमारा कपड़ा बिकता था। हम कपड़ा बेचकर सोना लाते थे इस देश में और 3000 साल तक ऐसे ही बिकता रहा। हमारे घरों में अचार डाले जाते हैं, आम के अचार डाले जाते हैं, नींबू के अचार डाले जाते हैं, आंवले के अचार डाले जाते हैं, गाजर का, मूली का। जो घरों की माताएं बहनें ये अचार डाल के घरों के आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग से मेथी का उपयोग किया, धनिया का उपयोग किया, जीरे का उपयोग किया, हींग का उपयोग किया या और हमने आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग किया जो हमारे रसोई में है। जहां हजारों साल से ये परंपरा चलती रही वहां अब कुछ घरों में ये हालत हो गई है, अचार डालना किसी को आता नहीं, उसकी रेसिपी किसी को मालूम नहीं, उसमें क्या किस अनुपात में मिलाया जाता है किसी को अंदाजा नहीं। तो इसलिए बना बनाया बाजार से खरीद लाते हैं डब्बा बंद। गेहूं के आटे के बारे में विज्ञान ये कहता है कि इस आटे को गीला होने के 48वें मिनट के अंदर इसका रोटी बन जाना चाहिए और रोटी बनने के 48 मिनट के अंदर इसको खा लिया जाना चाहिए। कोई भी पाव रोटी और डबल रोटी जो आप खाते हैं ताजा नहीं होती, उसको खराब कर करके हम खा रहे हैं और फिर बड़ा अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं। हम पाव रोटी खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, स्मार्टनेस मानते हैं इसमें। पढ़े लिखे घरों में, खासकर अंग्रेजी वाले घरों में इस तरह के भोजन का इतना तेजी से प्रवेश हुआ है कि भारत का विविधतापूर्ण व्यंजन अब उनके घरों से गायब हो गए हैं, बाहर हो गए। अब ये सुपर इडियोसिटी है या स्मार्टनेस है, इसको तय करने की अभी जरूरत है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ और जिस दिन हमारी मृत्यु हो, ये सारे दिन हम गिन लें, उतने दिन हम नए नए व्यंजन बना के भारत में खा सकते हैं। इतनी विविधता इस देश में हजारों साल से उपलब्ध रही है। अब उस भारत में गिने चुने 2-4 व्यंजन जो अंग्रेजियत वाले हैं वो हमारे घरों में घुस गए।
व्यंजन घुस गए, डबल रोटी, पाव रोटी, उसके साथ बिस्किट आ गया। जिस देश में ताजा रोटी बनती हो, ताजा भाकरी बनती हो, ज्वार की भाकरी बनती हो, बाजरे की बनती हो, मक्के की बनती हो, उस देश के लोग बिस्किट खाने लगे, उस देश के लोग डबल रोटी और पाव रोटी खाने लगे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। तो भोजन के स्तर पर इतनी ज्यादा गिरावट हम में आ गई है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज कर गधा बना रहे हैं। गधा जानते हैं क्या होता? गधे के ऊपर बोझा लादते चले जाइए, लादते चले जाइए, लादते चले जाइए, बेचारा चुपचाप चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। आजकल बच्चों के कंधे पर जो बस्ते हमने लाद दिए हैं, जरा उनका वजन तो कर लीजिए। जो बच्चे का वजन है उससे ज्यादा बस्ते का वजन है। अभी से आप अपने बच्चे को स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज बना रहे हैं। जितना वजन उसका कंधा ढो नहीं सकता, उससे ज्यादा वजन उसके कंधे पे लटका हुआ, और बेचारा वो बस्ता लेके जाता है, लौट के आता। जब लौट के आता है तो घंटों घंटों का होमवर्क उसको दे दिया जाता। आप क्या करते हैं, अपनी मगजमारी कम करने के लिए उसका एक ट्यूटर रख देते हैं। ट्यूटर क्या करता है कि स्कूल का होमवर्क मिला, ट्यूटर ने अपना होमवर्क दे दिया। बच्चे का खेलना कूदना बंद, और बच्चा अगर खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, तो उसका विकास कैसे होने वाला? बच्चों को बोलना सिखाते हैं, मम्मी बोल, माँ मत बोल, मम्मी बोल। मम्मी का मतलब है मरा हुआ, MUMMY, मम्मी माने मरा हुआ, और डैडी, डैडी माने मरे हुए जैसा। और अब और तरक्की हो गई है, अब बोलते हैं डैड, पूरा ही मरा हुआ। कितना सुंदर शब्द है माँ, कितना सुंदर शब्द है पिता। तो माँ, पिता, माताजी, पिताजी सब छोड़कर मम्मी, डैडी, मॉम, डैड, मम्मा, पता नहीं कहाँ कहाँ। मम्मा बोलने में गर्व है, अम्मा बोलने में शर्म है। मेरा आपको हाथ जोड़कर विनती है, अपनी पहचान को मत डुबोइए। दुनिया में जिनकी पहचान खत्म हो जाती है, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। जिंदगी में कितनी भी प्यास लगे, ठंडा पानी कभी मत पियो। बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, जिसका तापमान बहुत कम है, ये कभी मत पीना। क्यों? क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी ठंडा है। अब होता क्या है वो मैं समझाता हूँ सरल भाषा। पेट तो गर्म है, अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने, तो अंदर झगड़ा होता है। और झगड़ा क्या होता है, या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होता है, हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होता है, मस्तिष्क के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है, और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है। बंद करो ये क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश सब बंद कर दो, फालतू का बहुत खर्चा बचे। फिर आप कहेंगे जी सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता गुण, कर्म और स्वभाव से आती है, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक से नहीं आती। ये हमेशा याद रखो। और हम किसी को भी याद करते हैं ना, तो गुण, कर्म, स्वभाव पर याद करते हैं। सुंदरता से किसी को याद नहीं किया जाता। इससे हम झांसी रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं इसलिए कि बहुत गोरी थी, या कित्तूर चन्नम्मा को इसलिए याद करते हैं कि बड़ी गोरी थी, सुंदर थी। नहीं, उसने काम ऐसा किया देश के लिए, इसलिए याद कर। कर्म किया, गुण उसमें ऐसे थे, तो गुण याद रखे जाते हैं, कर्म याद रख। कभी कोई आदमी मरता है ना, तो ऐसे कोई याद नहीं करता ओ मर गया, कितना गोरा था। कोई आदमी हमेशा याद करते हैं ओ कितना गुणी था, देशभक्त था, राष्ट्रभक्त था, धर्म प्रेमी था, मर गया, ऐसे याद करते। 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार है। 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार है। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन। वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर PhD करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। एक महान हमारे देश में गणितज्ञ हुए, उनका नाम था महर्षि ब्रह्मगुप्त। इन्होंने सारी दुनिया को सबसे पहले सिखाया जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये अंक गणित का जो 4 हिस्सा है, जोड़, घटाना, भाग और गुणा, ये सबसे पहले महर्षि ब्रह्मगुप्त ने पूरी दुनिया को सिखाया। और इसके लिए उन्होंने शास्त्र निर्माण किया। और महर्षि ब्रह्मगुप्त के ही नाम ये खोज है कि वर्ग करना और वर्गमूल करना, घन करना, घनमूल करना, ये भी उन्होंने सबसे पहले सूत्र दिया दुनिया को सीखने के। और जो बीज गणित हम पढ़ते हैं, जिसको हम आजकल एलजबरा कहने लगे हैं, ये एलजबरा पूरा का पूरा महर्षि ब्रह्मगुप्त की देन है। हमारा आज का एलजबरा और उसका सिलेबस महर्षि ब्रह्मगुप्त के लिखे हुए पुस्तकों पर आधारित है सारा। जब भी आप खाना खाएं कि 2 ऐसी विरुद्ध वस्तुएं एक साथ ना खाएं जिनका गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। अब आप कहेंगे हमें पता नहीं विरुद्ध वस्तुएं क्या हैं। मैं कुछ विरुद्ध वस्तुओं की सूची बता देता हूं। जैसे
प्याज और दूध दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दूध और प्याज साथ में खाया तो 20 बीमारियां आने ही वाली है। सबसे ज्यादा बीमारियां आएंगी त्वचा की। आपको सोराइसिस होगा, आपको एक्जिमा होगा, आपको खाज होगी, आपको खुजली होगी अगर प्याज दूध साथ में खा रहे हैं तो। इसी तरह से दूध और जैक फ्रूट कभी ना खाएं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। और दूध और ऐसा कोई भी फल साथ में ना खाएं जो सिट्रिक एसिड प्रधान है। संतरा, मौसम्मी, अंगूर एक ही खट्टा फल है जो दूध के साथ खाएं, वो है आंवला। कृषि में बीज बोने की एक खास पद्धति होती है, एक ही लाइन में बीज को बोना। ये भारत ने ही दी है और पूरे खेत में कहीं से भी खड़े होकर देखो वो लाइन बिल्कुल सीधी दिखाई दे। जानते हैं आप में से जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, कि धान का बीज पहले रोपा जाता है, फिर पौधा थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसको जड़ सहित उखाड़ कर दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर देना ताकि उत्पादन ज्यादा मिले और खेत का नुकसान सबसे कम हो। ये जो टेक्निक है वो पूरी दुनिया को भारत ने सिखाई और सारी दुनिया में धान इसी तरीके से लगाया जाता है। दोस्तों, मुझे एक एप्लीकेशन के बारे में पता चला है जो मुझे सिर्फ स्पिन करने के बदले बहुत सारा पैसा दे रहा था। आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है कैश प्लस, साइन अप करते ही ₹50 का बोनस मिल जाएगा। फिर मैंने अपने जीते हुए पैसों को विड्रॉ लगाया तो मेरे सारे पैसे आ भी गए। आप भी डाउनलोड करो, लिंक कमेंट में पिन है। किसी ने प्रभु श्री रामचंद्र को कल्पना मात्र कहा था, किसी ने माता सीता के चरित्रता पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया था, किसी ने श्री कृष्ण महाराज के चरित्रता को ही पूरा हीनता बता दिया था, किसी ने माँ दुर्गा को सेक्सी दुर्गा कहकर पुकारा था, किसी ने देवी देवताओं के नंगे तस्वीर को बनाकर पद्मश्री न जाने कैसे कैसे पुरस्कार प्राप्त किए थे, किसी ने स्वामी विवेकानंद के स्मारक के नीचे भगवा आतंकवाद लिख डाला था, किसी ने हमारे शिवलिंग को लिंग के समान जोड़कर हमारी आस्था का मजाक उड़ाया था, किसी ने ज्ञानवापी के मंदिर के अंदर मिला हुआ शिवलिंग को फवारा कहकर उसका अपमान किया था। लेकिन फिर भी क्या देश के किसी एक भी कोने में, एक भी तालुका में, एक भी जिले में किसी एक हिंदू ने भी पत्थर उठाया था? क्योंकि हिंदू अपने घरों को कभी आग नहीं लगाता और जो आग लगाता है वो उसका घर नहीं होता। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। अब बताओ, दही बना के विदेशी कंपनी बेचे और वो कहें ये हाईटेक आइटम है। हम में से किसको नहीं आता दही बनाना? और हमारा दही तो विदेशी कंपनी से अच्छा होता है। विदेशी कंपनी का दही कैसा होता है? आप में से कभी कोई अमेरिका अगर गए हो या यूरोप गए हो तो वहाँ दही के लिए पाउडर आता है, उस पाउडर को पानी में घोल के पी जाते हैं, वो उनका दही है। उसको वो यहाँ ला के बेच रहे हैं और हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग खरीद रहे हैं। इसमें मुझे अफसोस होता है। और भारत के लोग जो सालों साल से, हजारों साल से दही बनाने वाले लोग, श्री कृष्ण के देश के लोग तो दही वाले ही होंगे ना। श्री कृष्ण की तो सारी कहानी दही से शुरू होती है। अब श्री कृष्ण के देश के लोग दही बनाने के लिए विदेशी कंपनी को बुलाएं तो ये तो श्री कृष्ण का अपमान है। गेहूं का एक आटा जिसको किसी भी भारतीय माँ और बेटी या बहन को दे दो, उससे 50 किस्म की चीजें वो बना सकती है। पूरी बना सकती है, कचौड़ी बना सकती है, पराठा बना सकती है। एक दिन मैंने हिसाब निकाला, मैं भारत में जन्म ले लिया उस दिन से और जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन तक हर दिन एक नया स्वादिष्ट व्यंजन बना के इस देश में मैं खा सकता हूँ। वो यही संभव है, किसी दूसरे देश में संभव नहीं। इतना अच्छा रसोई घर हमारे पास, फिर हम पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन के लिए परेशान हो। वो चाउमीन तो पता नहीं कैसे लोग खा जाते हैं, एकदम सड़े हुए मैदे की चीज। खानी है तो सिवई बना के खा लो अपने घर में, चाउमीन से अच्छी है। घुटने का दर्द है आपको, घुटने का दर्द, कमर का दर्द है, संधिवात है, गठिया है, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है सौंठ, हल्दी और मेथी, तीनों बराबर मात्रा में लेना। सौंठ को पीस लेना, पाउडर बनेगा, मेथी को पीस लेना, पाउडर बनेगा, और हल्दी तो पिसा हुआ मिल ही जाएगा। तीनों 100-100 ग्राम लेके आपस में मिला लो और इसका 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से लेते जाओ तो घुटनों का दर्द, कमर का दर्द सब ठीक करता है। और एक अच्छी दवा है, वो है हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा। मैं बचपन में पढ़ता था, मुझे कनाडा की जलवायु पढ़ाई गई। पढ़ लिया कि कनाडा बहुत ठंडा देश है, तापमान -40 डिग्री है, फिर ठंडी हवाएं हैं वगैरह वगैरह। अब क्या करूं उसका? अब मेरे जैसे करोड़ों बच्चों को पढ़ा दिया कनाडा का जलवायु। अब मुझे कनाडा का जलवायु मालूम है लेकिन भोपाल का जलवायु नहीं मालूम। मुझे मैक्सिको का जलवायु मालूम है लेकिन शिवपुरी का नहीं मालूम। काम तो भोपाल और शिवपुरी का जलवायु आने वाला है और हम पढ़ रहे हैं ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया। करेंगे क्या उसका? मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ, इंटरनेशनल नॉलेज किसी काम की नहीं है जब तक लोकल नॉलेज आपको नहीं है।
हर 5 गांवों के बीच में एक सर्जन था इस देश में। हड्डी जोड़ने वाले हाड़ वैद्य हुआ करते थे और वो हाड़ वैद्य तो अभी भी इस देश में दिखाई देते हैं। ऐसे बेहतरीन हाड़ वैद्य मैंने देखे हैं मेरी आंखों से। गंभीर से गंभीर टूटी हुई हड्डी को दोनों हाथ से पकड़कर एक बार जोड़ देंगे और उसके ऊपर कोई लेप लगाकर पट्टी बांध देंगे और 20-25 दिन से लेके 3 महीने में वो पूरी हड्डी जुड़ जाए। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता था जिसको गांव से बाहर चिकित्सा के लिए जाना पड़ता था। और बच्चों का जन्म कराना हो तो इसके लिए तो भारत में ऐसी अद्भुत व्यवस्था रही है कि हर घर की माँ गायनोकोलॉजिस्ट से कम नहीं रही इस देश में। मुझे भारत में कई बार ऐसा लगता है कि भारत के मरीजों को चिकित्सा सेवाओं की जितनी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा हमारे देश के मरीजों को, साधारण नागरिकों को शिक्षा की जरूरत है, हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज तो काफी कुछ हो गई हैं अब इस देश में। बहुत सारे चिकित्सालय हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारी दवा की दुकानें हैं, लेकिन हेल्थ एजुकेशन के नाम पर इस देश में बड़ा शून्य है। हमको हेल्थ फैसिलिटी नहीं, हेल्थ एजुकेशन की बहुत जरूरत है इस देश को। इन महोदय ने कहा कि हलवा अरबी है। अब बताइए, हलवे का सबसे प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? शुगर, शक्कर। शक्कर कहाँ पाई जाती है? जहाँ गन्ना पाया जाता होगा। गन्ना दुनिया में 2 ही देशों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भारत और क्यूबा। हमने कहा ये जहाँ की बात कर रहे हैं वहां तो गन्ना पाया ही नहीं जाता। जब गन्ना नहीं पाया जाता तो शक्कर कहाँ से आई? अब दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका घी। किसी भी चीज का आप हलवा बनाएंगे तो घी और शक्कर तो चाहिए। घी कहाँ होता है? जहाँ प्रचुर मात्रा में दूध होता है। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता है। अब जहाँ ऊंट का बूंद बूंद दूध मिलता है वहां कहां से दही, कहां से मक्खन, कहां से घी आया? हमारे देश के करोड़ों माता पिता अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों को भर्ती कराने के लिए किसी स्कूल में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, तो सबसे पहले माता पिता को एक ही सवाल किया जाता है, आपको अंग्रेजी आती है? अगर किसी बच्चे के माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती है तो बहुत बेदर्दी के साथ और बेशर्मी के साथ कॉन्वेंट स्कूल वाले कह देते हैं, जाइए आपके बेटे या बेटी का एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता, आप किसी और दूसरे भाषा के स्कूल में चले जाइए। हमारा संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है इस देश में, लेकिन अंग्रेजी आने न आने से किसी का अधिकार बड़ा हो जाता है और किसी का अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाता है। और फिर इन स्कूलों में तर्क दिया जाता है कि अगर आपके बच्चे को हम भर्ती कर लेंगे और उनका एडमिशन हो जाएगा, हम होमवर्क देंगे, फिर कैसे कराएंगे आप अपने बच्चों? तो भाषा के स्तर पर इतनी गुलामी इस देश में है। जितना पाठ हम पढ़ते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो सब मैकॉले का, और इस मैकॉले के पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी बुराई है कि अंग्रेजी का है, और अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं, वो विदेशी भाषा हमको आती नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। हमको मराठी आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए, तमिल आनी चाहिए, तेलुगु आनी चाहिए। अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? किस अंग्रेज को हिंदी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए? और इस देश में सबसे ज्यादा विद्यार्थी नापास होते हैं वो अंग्रेजी में, कारण की मातृभाषा नहीं है उनकी। बंद करो इस अंग्रेजी को, कोई फेल नहीं होगा। विषय पढ़ाओ ना, विषय का ज्ञान दो, गणित का ज्ञान दो, भौतिक शास्त्र का ज्ञान दो, रसायन शास्त्र का ज्ञान दो, इंजीनियरिंग सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, विषय सिखाओ। ये भाषा के चक्कर में क्यों फंस गए? हम हमारे बच्चों को मारते पीटते हैं अंग्रेजी सिखाने के लिए। मैंने कोई अंग्रेज नहीं देखा जो अपने बच्चे को मारता हो हिंदी सिखाने के। जब उनको आपकी हिंदी की नहीं पड़ी तो आप उनकी अंग्रेजी की क्यों पढ़ाए हुए हैं? आप कहेंगे जी अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बिल्कुल नहीं है। दुनिया में 200 देशों में मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। जर्मनी में जर्मन है, फ्रांस में फ्रेंच है, आप अगर रूस में चले जाओ तो रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, डेनमार्क जैसा छोटा सा देश है जो हमारे मोहल्ले के बराबर का है, वहां भी डेनिश चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती। कितना छोटा देश वो अपनी मातृभाषा में पढ़ा सकता है, तो आप क्यों नहीं मातृभाषा में पढ़ा सकते? और मैं आपको पूरे विश्वास से ये कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे अगर मातृभाषा में पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा विद्वान बनने की क्षमता है उनमें। और ये क्यों है? दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक एक ही बात पर अब पहुंचे हैं, जो बात हमारे लोग बहुत पहले से कह गए। क्या कहते हैं? बच्चा अगर मातृभाषा में पढ़ता है तो उसको जो सुविधाएं मिलती हैं, जो फायदा होता है, वो दूसरी भाषा में नहीं मिलती। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं और आप इसको प्रयोग के रूप में करिए। आपकी मातृभाषा अगर गुजराती है और आप अपने बच्चे को गुजराती में पढ़ाइए तो कोई सवाल आप उसको दीजिए गुजराती में याद करने के लिए, जितनी जल्दी वो याद कर लेगा उस सवाल को, अगर वही सवाल आप अंग्रेजी में दीजिए तो कम से कम 6 गुना समय लगेगा उसको। और अंग्रेजी में भी उसको याद नहीं होगा, वो रटेगा पोपट की तरह। और रटने के बाद क्या करेगा? इम्तिहान में लिख कर आएगा। इम्तिहान में लिख कर आया, उसके 2 दिन बाद पूछिए कि तुमने परसों क्या लिखा है, उसको कुछ याद। ऐसे ज्ञान का करेगा क्या वो? आप
धरती के ऊपर चलते चले जाइए, एक नगर मिलेगा, दूसरा नगर मिलेगा, एक क्षेत्र मिलेगा, दूसरा क्षेत्र मिलेगा, विविध प्रकार के लोग स्थान देखने को मिलेंगे। मगर अगर धरती के अंदर जाना शुरू करिए तो दुनिया बदली कैसे जा सकती है। कहीं पर आपको कोयला मिलेगा तो कहीं सोना मिलेगा, तो कहीं पेट्रोलियम मिलेगा, तो कहीं रत्न मिलेंगे। यानी जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो कि जीवन को बदल सकती हैं, वह अंदर आकर प्राप्त होती हैं, वह बाहर सतह पर प्राप्त नहीं होती। राम जी समुद्र के किनारे आए, एक पत्थर लिया, मन में विचार किया, जब हमारे नाम से पत्थर तैर सकता है तो हम अगर डालेंगे तो पत्थर क्यों नहीं तैरेगा। राम जी ने पत्थर लेकर जैसे ही समुद्र में डाला सो डूब गया। राम जी ने अगल बगल देखा, कोई नहीं है, लेकिन इतने में हनुमान जी बोले जय सिया राम। राम जी चौंके, हनुमान जी तुम कहाँ? हनुमान जी बोले आप जहाँ हम वहाँ। तो राम जी बोले अच्छा एक बात बताओ, देखा तो नहीं कुछ? हनुमान जी बोले कुछ छोड़ा ही नहीं। राम जी बोले ये पत्थर वाला भी देखा? बोले गौर से। राम जी बोले हनुमान जी सुनो, किसी को बताना नहीं। हनुमान जी बोले हम तो सबको बताएंगे। बोले क्यों बताओगे? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले सरकार माफ करना, भला पत्थर डूबे क्यों ना। राम जी बोले मतलब? बोले हम ये महिमा सबको बताएंगे, जो राम का सहारा लेता है वो तर जाता, तैर जाता, लेकिन राम जी जिनको छोड़ देते अपने हाथ से वो डूब जाता है। कितने लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो बताओ गीता कितने घरों में पढ़ी जाती है? रामचरितमानस कितने घरों में पढ़ी जाती है? बिना गीता पढ़े, बिना रामचरितमानस पढ़े, और सिर्फ पढ़े नहीं, उस बात पर अमल करे जो लिखी है। जब तक भारत का बच्चा गीता और रामचरितमानस नहीं पढ़ेगा, जब तक उस बात पर नहीं चलेगा जो गोस्वामी जी ने या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उन रास्तों पर नहीं चलेगा, तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे होगी।